लखनऊ की गलियों में बसी थी एक खुशहाल जिंदगी, जहां पूर्वा अपने सपनों को पंख दे रही थी। पूर्वा एक ऐसी लड़की थी जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से सजा रहता था और उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने चमकते थे। वो लखनऊ की यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी, मेहनत और लगन से अपने करियर को संवार रही थी। उसका घर लखनऊ के गोमती नगर में था, एक छोटा सा लेकिन प्यार से भरा हुआ परिवार। परिवार में सिर्फ उसकी माँ शांति देवी और उसका छोटा भाई नमन था। पिता के देहांत कई साल पहले हो चुका था, जब पूर्वा सिर्फ 10 साल की थी। उस दिन से पूर्वा ने अपने कंधों पर घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। छोटी उम्र में ही वो अपने परिवार की रीढ़ बन गई थी, माँ का सहारा और भाई की प्रेरणा। शांति देवी हमेशा कहती थी कि पूर्वा उनकी बेटी कम, घर की मालकिन ज्यादा थी। उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को भी संभाला। नमन, जो अब 20 साल का हो चुका था, अपनी दीदी को माँ और बहन दोनों मानता था। पूर्वा की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। उसका रवि नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसके साथ वो अपने भविष्य की योजना बनाती थी। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो लखनऊ में ही एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक फेस्ट में हुई थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। पूर्वा ने अपनी माँ और भाई से रवि की बात छुपा रखी थी, क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। आज पूर्वा का जन्मदिन था और इस खास मौके पर उसकी माँ और भाई लखनऊ से झांसी आए थे। सुबह से ही घर में उत्सव का माहौल था। शांति देवी ने पूर्वा के लिए शांति देवी ने पूर्वा के लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाई थी और नमन बाजार से ढेर सारे गुब्बारे और केक लाया था। पूर्वा की सहेलियां भी घर पर जमा हो गई थी और हंसी मजाक के बीच दिन बीत गया। रात के 12 बजने वाले थे जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। पूर्वा ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने रवि खड़ा था, आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूर्वा। पूर्वा एक पल के लिए सन्न रह गई। उसकी माँ और भाई भी चौंक गए। पूर्वा को डर था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए, क्योंकि उसने रवि की बात परिवार से छुपा रखी थी। रवि ने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाई, वो भी हैरान रह गया। उसने पूर्वा की माँ और भाई को देखा और एकदम से चुप हो गया। शांति देवी ने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि वो कौन है। पूर्वा घबरा गई, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वो पूर्वा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। शांति देवी ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर पूर्वा की खुशी को देखते हुए बातचीत शुरू की। उन्होंने रवि से उनके परिवार, नौकरी और भविष्य की योजनाएं के बारे में पूछा। रवि ने बड़े ही शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया। शांति देवी को उसकी सादगी और ईमानदारी पसंद आई। उन्होंने कहा कि पूर्वा ने हमेशा परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। बचपन से ही उसने अपने पिता की कमी को पूरा किया, घर को संभाला और नमन को पढ़ाया लिखाया। अगर रवि उसे खुश रख सकता है, तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। नमन ने भी रवि को पसंद किया और मजाक में कहा कि अब दीदी को सौंपने का वक्त आ गया है। रवि ने वादा किया
कि वो पूर्वा का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे कभी दुख नहीं देगा। माहौल हल्का हो गया और रात हंसी खुशी बीत गई। अगले दिन सुबह शांति देवी नमन को लखनऊ वापस जाना था। पूर्वा और रवि उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। झांसी जंक्शन पर भीड़ थी और ट्रेन आने में अभी समय था। स्टेशन पर इंतजार करते वक्त पूर्वा की नजर एक भिखारी पर पड़ी जिसका नाम तेजपाल था। वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था, एक हाथ में बैसाखी और दूसरे हाथ में एक पुराना थैला। वो पूर्वा के पास आया और पैसे मांगने लगा। पूर्वा ने उसे कुछ सिक्के दे दिए, लेकिन तेजपाल ने जानबूझकर उसका हाथ छू लिया। पूर्वा को गुस्सा आया और उसने तेजपाल को एक थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ ने पूर्वा का साथ दिया, लेकिन जब तेजपाल ने अपनी बैसाखी दिखाई और रोने लगा तो पूर्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और रवि के साथ वहां से चली गई। शांति देवी और नमन की ट्रेन आ गई और वो दोनों लखनऊ के लिए रवाना हो गए। पूर्वा ने माँ को फोन पर वादा किया कि वो जल्द ही उनसे मिलने लखनऊ आएगी। कुछ दिन बाद पूर्वा को अपने कॉलेज से एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ वापस आना था। उसने रात की ट्रेन बुक की जो झांसी से लखनऊ की थी। रवि ने उसे मना किया कि वो रात में अकेले सफर ना करे, लेकिन पूर्वा ने कहा कि उसे कोई डर नहीं है और वो लेडीज कोच में होगी। रात के 9 बजे पूर्वा स्टेशन पहुंची। उसने माँ को फोन किया और बताया कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है। माँ ने उसे बार बार हिदायत दी कि वो सावधान रहे और किसी अनजान से बात ना करे। पूर्वा ने हंसते हुए कहा कि वो ठीक है और 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगी। ट्रेन में लेडीज कोच में कुछ ही लोग थे। पूर्वा के पास एक परिवार बैठा था जो कानपुर उतरने वाला था। उस परिवार की एक आंटी ने पूर्वा से बात शुरू की और पूछा कि वो कहाँ जा रही है। पूर्वा ने बताया कि वो लखनऊ जा रही है और उसका भाई उसे स्टेशन पर लेने आएगा। आंटी ने हंसते हुए कहा कि वो भी अपने बेटे से मिलने जा रही है। बातचीत में समय बीत गया और पूर्वा ने रवि को भी फोन किया। रवि ने उसे फिर से सावधान रहने को कहा और मजाक में बोला कि वो जल्द ही उससे मिलने लखनऊ आएगा। बात करते करते पूर्वा का फोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। कानपुर स्टेशन पर वो परिवार उतर गया। आंटी ने पूर्वा को बताया कि अब लखनऊ सिर्फ 15 मिनट दूर है और उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूर्वा ने मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा। अब कोच में सन्नाटा था। पूर्वा ने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वो तेजपाल था, वही भिखारी जिसे उसने स्टेशन पर देखा था। तेजपाल ने उसे पहचान लिया था और अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो पूर्वा के पास आया और पैसे मांगने लगा। पूर्वा ने डरते हुए अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसे देने की कोशिश की, लेकिन तेजपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गंदी बातें शुरू कर दी और कहा कि वो उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता है। पूर्वा घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसने कोच की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन तेजपाल ने उसे धक्का दे दिया। पूर्वा ने भागने की कोशिश की, लेकिन तेजपाल ने उसे दरवाजे के पास रोक लिया। उसने फिर से वही गंदी बातें दोहराई और पूर्वा को धमकाने लगा। पूर्वा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि स्टेशन अब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे से कूद गई। तेजपाल ने भी अपनी बैसाखी फेंकी और उसके पीछे कूद पड़ा।
ट्रेन के अगले कोच में एक लड़का था जिसका नाम अजय था। उसने पूर्वा को कूदते हुए देखा और चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य यात्री ने उसे रोक लिया। उस यात्री ने कहा कि अगर लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? स्टेशन अब बस कुछ ही मिनट दूर है, वहां जाकर शिकायत कर देना। अजय ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसका मन बेचैन था। इधर तेजपाल ने पूर्वा को पकड़ लिया था। अंधेरे में स्टेशन से कुछ दूरी पर उसने पूर्वा के साथ बलात्कार किया। पूर्वा चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसका शरीर थक चुका था और वो बेहोश हो गई। जब ट्रेन लखनऊ स्टेशन पहुंची तो नमन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर अपनी दीदी का इंतजार कर रहा था। उसने पूर्वा को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। वो बेचैन हो गया और दीदी दीदी चिल्लाते हुए कोच में ढूंढने लगा। जब उसे पूर्वा नहीं मिली तो वो सीधे स्टेशन के पुलिस चौकी पर गया। वहां अजय पहले से ही अपनी शिकायत दर्ज करा रहा था। उसने बताया कि उसने एक लड़की को ट्रेन से कूदते देखा था। उसके पीछे एक लंगड़ा भिखारी भी कूदा था। नमन ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि उसकी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। उसका रवि के साथ रोका होने वाला था। वो खुश थी। वो कभी अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले एक सुनसान जगह पूर्वा मिली। वो पूरी तरह नग्न थी और उसका शरीर खून से सना था। नमन ने अपनी जैकेट उतारी और दीदी को ढक दिया। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक पूर्वा की सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने तेजपाल को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में छापेमारी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में तेजपाल को उस स्टेशन पर देखा गया जहां वो ट्रेन में चढ़ा था। एक स्थानीय मुखबिर ने बताया कि आजाद मार्केट में एक लंगड़ा भिखारी एक बैग बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे दबोच लिया। तेजपाल ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब पूर्वा का बैग उसके पास से बरामद हुआ, लखनऊ की सड़कों पर अभी भी पूर्वा के लिए इंसाफ मांग गूंज रही। रवि और नमन ने हार नहीं मानी। हर सुबह रवि अपने कमरे में बैठकर पूर्वा की तस्वीर को देखता और खुद से वादा करता कि वो उसकी मौत को बेकार नहीं जाने देगा। पूर्वा की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी जिंदा दिली अब भी उसके दिल में बसी थी। नमन जो अपनी दीदी को माँ की तरह मानता था और गंभीर हो गया था। उसका एकमात्र मकसद था कि अपनी दीदी को इंसाफ दिलाना। पुलिस स्टेशन में तेजपाल को ले जाया गया। हवालात में बैठा तेजपाल बार बार ही एक बात दोहरा रहा था, मैं भिखारी हूँ, मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? इंस्पेक्टर संजय ने उसकी ओर कड़क नजरों से देखा और कहा, सबसे बड़ा सबूत पूर्वा का वो बैग है जो तेरे पास से बरामद हुआ, और दूसरा सबूत ये है कि जिस लड़की के साथ तूने ये हरकत की वो अभी जिंदा है। अगर उसके बयान देने के बाद मुझे पता चला कि ये सब तूने किया तो तुझे फांसी पर चढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तेजपाल चिल्लाया, तुम मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। मैं अदालत तक जाऊंगा। ये बैग मुझे झाड़ियों के पास मिला था। मैं इसे बेचने गया था। तभी हवलदार के फोन की एक घंटी बजी। कॉल हॉस्पिटल से थी। डॉक्टर ने उदास स्वर में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हवलदार ने इंस्पेक्टर संजय को ये खबर दी। तेजपाल ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो किसी का ध्यान नहीं गया। मामला अदालत में पहुंचा। तेजपाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था,
सिवाय उस बैग के। उसने अदालत में वही बात दोहराई, मुझे बैग झाड़ियों में मिला था। सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे बरी कर दिया। जैसे ही फैसला सुनाया गया, कोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, पूर्वा को इंसाफ दो। हर किसी को यकीन था कि तेजपाल ही गुनहगार है, मगर कानून के सामने कोई सबूत नहीं था। तेजपाल आजाद था और उसकी आंखों में एक विजेता सी चमक थी। लखनऊ की गलियों में सवाल गूंजने लगे, क्या पूर्वा को इंसाफ मिलेगा या उसका केस भी कोलकाता की डॉक्टर बेटी, उन्नाव, दिल्ली जैसे उन तमाम हादसों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। लोग निराश थे, मगर पूर्वा का बॉयफ्रेंड रवि टूट चुका था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। रवि का गुस्सा और दर्द अब दीवानगी में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि मैं अपनी पूर्वा को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। कानून उसे इंसाफ नहीं दे सका, मगर मैं लड़ूंगा। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। उसने पूर्वा के शव को एक फ्रीजर रूम में कांच के पीछे सुरक्षित रखवाया। रवि का ये कदम सुनकर हर कोई हैरान था। रवि अपने दोस्त अखिल के पास गया, जो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर था। उसने अखिल को सारी बात बताई और पूर्वा के साथ हुए अन्याय की कहानी दुनिया तक पहुंचाने को कहा। अखिल ने तुरंत इस खबर को अपने चैनल पर चलाया। देखते ही देखते पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। रात के अंधेरे में औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब मोमबत्तियां लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। नारे गूंजने लगे, पूर्वा को इंसाफ दो, हमारी मांगे पूरी करो। लखनऊ पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। कमिश्नर के पास फोन की घंटियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार केस को फिर से खोलने का आदेश दिया गया। इंस्पेक्टर संजय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय ने रवि को बुलाया और पूछा, क्या माजरा है, तूने ये सब क्यों किया? रवि ने सारी बात बताई और ये भी कहा कि उसने अभी तक पूर्वा का अंतिम संस्कार नहीं किया। संजय ने गंभीरता से कहा, पूर्वा का मेडिकल रिपोर्ट दो। मेडिकल रिपोर्ट की जांच में पता चला कि पूर्वा के शरीर में कुछ ऐसे निशान और लक्षण थे जो डीएनए टेस्ट से मिलाए जा सकते थे। संजय ने तुरंत तेजपाल को फिर से पकड़ने का आदेश दिया। पुलिस ने उसे आजाद मार्केट में दबोच लिया, जहां वो फिर से भटक रहा था। अस्पताल में तेजपाल का डीएनए टेस्ट करवाया गया। जो रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि पूर्वा के साथ बलात्कार कोई और नहीं बल्कि तेजपाल ने ही किया था। मगर तब तक देर हो चुकी थी। तेजपाल को खबर मिल चुकी थी और वो हवालात से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। कई दिनों की तलाशी के बाद तेजपाल को एक सुनसान गांव में पकड़ा गया, जहां वो भिखारी बनकर छिपा हुआ था। उसे हवालात में डाला गया और केस फिर से अदालत में पहुंचा, मगर वहां भी कानूनी दांव पेच शुरू हो गए। तारीख पर तारीख मिलने लगी। तेजपाल जैसे भिखारी के लिए जेल में रहना कोई सजा नहीं थी। पहले तो स्टेशन पर बिना छत की भीख मांगकर गुजारा करता था और अब जेल में उसे पंखे के नीचे 2 वक्त की रोटी मुफ्त में मिल रही थी। मुकदमा चलता रहा, मगर इंसाफ की राह अभी भी लंबी थी। लखनऊ की सड़कों पर लोग अब भी पूर्वा के लिए इंसाफ मांग रहे थे। रवि ने हार नहीं मानी थी। वो हर सुनवाई में कोर्ट जाता, हर उस गवाह को ढूंढने की कोशिश करता जो पूर्वा के लिए इंसाफ की लड़ाई में मदद कर सकता था। उसने एक वकील की मदद ली जो इस तरह के केसों में माहिर था। वकील ने रवि को भरोसा दिलाया कि वो तेजपाल को सजा दिलवा कर रहेगा। इधर नमन भी अपनी दीदी के लिए इंसाफ की जंग में रवि के साथ खड़ा था।
उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था जस्टिस फॉर पूर्वा। इस कैंपेन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोग पूर्वा की कहानी को शेयर करने लगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। पूर्वा की कहानी अब सिर्फ लखनऊ की नहीं, पूरे देश की आवाज बन चुकी थी। रवि और नमन की जंग अब सिर्फ पूर्वा के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए थी जिसके साथ अन्याय हुआ था। जस्टिस फॉर पूर्वा कैंपेन ने पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर लोग पूर्वा की कहानी को लाखों बार शेयर कर रहे थे। न्यूज चैनल पर डिबेट्स हो रहे थे और लोग सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। इस दबाव ने पुलिस और कोर्ट को भी हरकत में ला दिया। इंस्पेक्टर संजय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने पूर्वा के केस को फिर से खोला और हर उस सबूत को इकट्ठा करने में जुट गया जो तेजपाल को सजा दिला सके। पूर्वा के मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट के अलावा संजय ने उस रात के सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला। एक छोटे से रेलवे स्टेशन के फुटेज में तेजपाल को ट्रेन में चढ़ते और पूर्वा के पीछे जाते देखा गया। ये फुटेज एक महत्वपूर्ण सबूत बन गया। इसके अलावा संजय ने उस सुनसान जगह के आसपास के गवाहों को ढूंढा जहां पूर्वा के साथ वहशीपन हुआ था। एक चाय वाले ने बताया कि उसने उस रात एक लंगड़े भिखारी को इस इलाके में देखा था जो जल्दी जल्दी भाग रहा था। इधर रवि ने अपने वकील अशोक शर्मा के साथ मिलकर एक मजबूत केस तैयार किया। अशोक एक अनुभवी वकील थे जिन्होंने कई ऐसे केस लड़े थे जहां पीड़ितों को इंसाफ मिलना मुश्किल लगता था। उन्होंने पूर्वा के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग की और जनता के दबाव के कारण मंजूरी दे दी। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। तेजपाल ने फिर वही रट्टा लगाया कि मैं भिखारी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बैग मुझे झाड़ियों में मिला था। लेकिन इस बार सबूतों का पहाड़ उसके खिलाफ था। डीएनए टेस्ट, सीसीटीवी फुटेज और चाय वाले की गवाही ने तेजपाल के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। रवि और नमन हर सुनवाई में कोर्ट में मौजूद रहते। रवि की आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन अब एक उम्मीद भी थी कि उस पूर्वा को इंसाफ मिलेगा। अशोक ने कोर्ट में जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा, तेजपाल जैसे लोग कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये भिखारी नहीं, एक दरिंदा है जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली। अगर इसे सजा नहीं मिली तो समाज में डर का माहौल बन जाएगा। जज ने सारी दलीलों और सबूतों को ध्यान से सुना। आखिरी सुनवाई के दिन कोर्ट में सन्नाटा था। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। जज ने अपना फैसला सुनाया। तेजपाल को भारतीय दंड संहिता के आधार 376 और 302 के तहत दोषी पाया जाता है। उसे बलात्कार और हत्या के लिए फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रवि और नमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और सुकून के थे। तेजपाल को हवालात में ले जाया गया। वो चिल्ला रहा था, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ महीनों बाद फांसी की सजा को अमल में लगाया गया। तेजपाल का अंत हो गया और पूर्वा को आखिरकार इंसाफ मिल गया। रवि ने अब पूर्वा का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। उसने गोमती नदी के किनारे पूर्वा की चिता जलाई। शांति देवी और नमन भी वहां मौजूद थे। रवि ने पूर्वा की तस्वीर को सीने से लगाया और कहा, पूर्वा, तुम्हें इंसाफ मिल गया। अब तुम सुकून से सो सकती हो। जैसे ही चिता की आग भड़की, लखनऊ की हवाओं में एक शांति सी छा गई। जस्टिस फॉर पूर्वा
केपेन ने न सिर्फ पूर्वा को इंसाफ दिलाया बल्कि देश भर में औरतों की सुरक्षा के लिए एक नई जागरूकता पैदा की। रवि और नमन ने एक एनजीओ शुरू किया जो बलात्कार पीड़ितों को कानून और भावनात्मक सहायता देता था। पूर्वा की कहानी अब एक मिसाल बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती थी कि अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कानून के रास्ते इंसाफ की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। पूर्वा को इंसाफ मिला और उसकी आत्मा को सुकून। लखनऊ की गलियों में अब भी उसकी मुस्कान की गूंज थी, जो हर उस लड़की को हिम्मत दे रही थी जो अपने सपनों को पंख देने की कोशिश में थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि न्याय के लिए हिम्मत, एकजुटता और निरंतर संघर्ष जरूरी है। दोस्तों, पूर्वा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। हिम्मत, एकजुटता और इंसाफ की जंग की मिसाल है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पूर्वा के खिलाफ चुप रहना हमें कमजोर करता है, लेकिन एक साथ मिलकर आवाज उठाने से हम सिस्टम को बदल सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या ये आपको प्रेरित करती है कि इंसाफ के लिए लड़ना कितना जरूरी है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि पूर्वा की तरह हर पीड़ित की आवाज को ताकत मिले और समाज के सकारात्मक बदलाव का रास्ता दिखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप लोगों तक पहुंचे।